नमस्कार, किसान समाचार में स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। श्री अन्न से समृद्ध हो रहे हैं अन्नदाता। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट करके कहा, पीएम ने मोटे अनाज को श्री अन्न नाम देकर इसे अपूर्व प्रोत्साहन देने का किया है काम। आज इसका सर्वाधिक लाभ मिल रहा है भारत के छोटे किसानों को। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल के मंडी में बादल फटने और भूस्खलन से हुई तबाही। कई घरों को पहुंचा नुकसान और कई वाहन पानी में बहे। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार। बाढ़ से राज्य में 5,936 हेक्टेयर फसल को पहुंचा नुकसान। मध्य प्रदेश के उमरिया में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों का कार्यक्रम। किसानों को इसके लाभ के बारे में दी गई जानकारी। नैनो डीएपी तरल की 5 ml मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए होती है पर्याप्त। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें 2023 मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न का साल है और भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया था। लोगों के बीच मिलेट्स को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस सिलसिले में हर दिन कहीं न कहीं कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मिलेट्स को लोगों की थाली में लाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। तोमर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि श्री अन्न से समृद्ध हो रहे हैं अन्नदाता। मोटे अनाज अर्थात मिलेट्स को श्री अन्न नाम देकर इसे अपूर्व प्रोत्साहन देने का काम किया। आज मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है और इसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों को मिल रहा है। देश के लगभग सभी राज्यों में मानसून की दस्तक के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर कई जगह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में 27 और 28 जून को तेज वर्षा की संभावना है। उत्तराखंड में राज्य मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, और पौड़ी जिलों में तेज वर्षा की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा पर जा रहे यात्री रास्ते में बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर गधेरा उफान पर है। इसकी वजह से केदारनाथ के लिए निकले पैदल यात्री वहीं पर फंस गए। फंसे हुए यात्रियों को गौरीकुंड और अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। उत्तराखंड में खराब मौसम का असर केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग सहित राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग में तेज वर्षा के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार तेज बारिश हो रही है। आपको तस्वीर दिखाते हैं कांगड़ा शहर की, जहां पर जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। यहां पर सड़कों में पानी भरा हुआ है, नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है और इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और मंडी जिलों के अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से काफी संवेदनशील घोषित किए गए हैं। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। हिमाचल प्रदेश में मंडी और कुल्लू समेत कई इलाके भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ की चपेट में हैं। शिमला में आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ने बताया कि अभी तक 6 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 10 लोग घायल हुए हैं, जबकि 124 सड़कें इस वक्त अवरुद्ध हैं। लगभग 3 दिन से जो है मानसून हिमाचल में दस्तक दे चुकी है। बहुत जगह में हैवी रेन्स की सूचनाएं मिल रही हैं। पिछले 3 दिनों में मानसून के ऑनसेट के बाद से 6 लोगों की जो है डेथ हुई है
और लगभग 10 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। हमारे 303 जो है जानवर हैं उनका नुकसान हुआ है। पिछले 3 दिनों में 3 करोड़ के आसपास का लॉस का अनुमान है। तो 124 टोटल हमारे रोड जो है कहीं ना कहीं पे जो है ये जो अवरुद्ध हुए हैं। जगह जगह में जो पर्यटकों के फंसे होने की सूचनाएं मिली थी, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और मंडी में भारी बारिश और बादल फटने की वजह से हालात काफी खराब हैं। पंडोह मंडी राजमार्ग 4 मील से 7 मील के बीच में काफी जगह भूस्खलन के चलते बंद हो गया है, जिसे खुलने में अभी वक्त लगेगा। वहीं कमान से आगे पाराशर को जाने वाली सड़क में बना बागी पुल बादल फटने के कारण बंद हो गया। बादल फटने से पहाड़ी से अचानक सारा पानी सड़क पर आ गया। पाराशर से आ रही चंबा के विद्यार्थियों की एक बस और कई वाहन वहां फंस गए हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि रात तक सड़क खुलने की कोई संभावना नहीं है। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने यात्रियों के रहने का इंतजाम किया है। हालांकि इस बीच एक राहत भरी खबर यह भी आ रही है कि मंडी जोगिंदरनगर नेशनल हाईवे पर जो मैगल में बंद था वो फिलहाल खुल गया है। भोपाल में बारिश के बाद एक ओर जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में कई जगह पर जलभराव से परेशानी हो गई है। पहली ही बारिश के बाद शहर के भोपाल टॉकीज से लेकर बावड़िया कला तक सब जगह पानी पानी जमा हो गया है। शहर में कई जगह जलभराव को दूर करने के लिए नगर निगम से पंप मंगाना पड़ा है। झमाझम बारिश के बाद लोग बारिश के शहर के सुहाने मौसम का भी लुत्फ उठा रहे हैं। उधर मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह आ गया है और एक जो है कि साइक्लिक सर्कुलेशन है सेंट्रल पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, उसके कारण भी काफी रेन गिरने के चांसेज है। और आज जो प्रमुख आंकड़े हैं वो वर्षा के, वो जबलपुर में 55 मिलीमीटर, बैतूल में 120.6, पचमढ़ी 15.2, मंडला 54.4 और खजुराहो 9.6, भोपाल में 77.2। और आज जो है कि विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, इसमें हैवी रेन के गिरने के चांसेज हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हो गया है। तेज बारिश होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी अधिक होने से वाहनों की आवाजाही पर भी इसका असर देखने को मिला। जहां बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं शहर में जलभराव से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। चक्रवात बिपरजॉय के राजस्थान में प्रवेश करने के बाद से राज्य में भारी बारिश हो रही है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई के घाटकोपर में इमारत ढहने से हुए हादसे में राहत और बचाव अभियान पूरा हो गया है। घाटकोपर के चित्तरंजन नगर में रविवार सुबह 9 बजे अचानक 4 मंजिला इमारत के गिर जाने से 2 लोग फंस गए थे। काफी कोशिश के बाद भी इन्हें बचाया नहीं जा सका। एनडीआरएफ ने अभियान चलाकर मलबे में दबे दोनों लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। एनडीआरएफ की टीम करीब 21 घंटे के ऑपरेशन के बाद दोनों शवों को निकाल पाई। मृतकों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। असम में मौसम बेहतर होने से बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि राज्य के 15 जिलों में लगभग 2,71,000 लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के 37 राजस्व मंडलों के 874 गांव बाढ़ग्रस्त हैं और 5,936 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से अब तक असम में 3 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ के पानी से कई जिलों में तटबंधों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ित जिलों में 165 राहत शिविर और 104 राहत सामग्री वितरण केंद्र खोले हैं। बचाव और राहत कार्य के लिए केंद्र और राज्य के आपदा मोचन बलों को तैनात किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। G20 देशों के कृषि समूह की मंत्री स्तरीय बैठक से देश में कृषि उद्यमियों के वैश्विक बाजार के लिए नए अवसरों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कृषि उद्योग के लिए भविष्य में रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की देश के जाने माने कृषि उद्यमी और मेक इन इंडिया संवाहक राम गोपाल अग्रवाल से।
G20 की कृषि से संबंधित मंत्री स्तरीय बैठक हैदराबाद में आयोजित हुई। इस बैठक में देश और दुनिया से आए विशेषज्ञ, कृषि से जुड़े स्टेक होल्डर और कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। इस बैठक के क्या मायने रहे और भविष्य में भारतीय कृषि और कृषि से जुड़ी तकनीक वैश्विक स्तर पर किस तरह पहुंचेगी और देश में रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं किस तरह बढ़ेगी, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने देश के कृषि उद्यमी राम गोपाल अग्रवाल। सर, अगर बात करें 3 दिवसीय ये बैठक शानदार आयोजित हुई, इस बैठक का मुख्य रूप से अगर देखें कृषि के संदर्भ में तो कितना फायदा मिलेगा भारतीय किसानों को और इंडस्ट्री को? देखिए, ये जो बैठक हुई है G20 के देशों की, ये आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। कुछ ज्ञान हमारे पास है जो विकासशील देशों को हम दे सकते हैं और कुछ ऐसा ज्ञान है जो हमारे पास नहीं है, जो आज विकसित देश हैं उनसे हम उस ज्ञान को ले सकते हैं। आज देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर प्रगति करनी है तो नई तकनीक के साथ ही हम कर सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने 2018 में नेशनल साइंस कांग्रेस 2018 में बोलते हुए जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के नारे में एक नारा और जोड़ा था, जय अनुसंधान, मतलब रिसर्च। तो आज रिसर्च की बहुत आवश्यकता है और 20 देशों में हम रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे मिलकर। आप कौन कौन से ऐसे उत्पाद बनाते हैं, कौन कौन से ऐसे बीज और अन्य तरह की चीजें बनाते हैं जिनकी निर्यात की संभावना है और इस G20 के जरिए आप बड़ा बाजार तलाशेंगे? देखिए, आज भारत विश्व में जेनरिक कीटनाशक निर्माताओं में अग्रणी देश है। अगर विश्व में देखें तो हमारा नंबर, शायद हम 4थे नंबर पर कीटनाशक उत्पादक हैं। पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट करीबन 35,000 करोड़ रुपए का रहा कीटनाशक का, जबकि हमारा आयात 10,000 करोड़ का था। भारत सरकार ने इसको चैंपियन सेक्टर डिक्लेयर करा है और धानु का भी आज एक्सपोर्ट कर रहा है और हमारे देश से भी बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। और इस क्षेत्र में जिस प्रकार हमारे देश में यंग मैन पावर, टेक्निकल एजुकेटेड मैन पावर है, तो इस क्षेत्र में प्रगति की बहुत गुंजाइश है। कृषि के जरिए भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ख्याति बनाए, विश्व गुरु का जो हम लोग एक दर्जा लेने जा रहे हैं उसकी ओर आगे बढ़े, ये कितना सार्थक साबित होगा इस बैठक के जरिए? देखिए, आज भारतीय जो विश्व गुरु रहा है, उस दर्जे को बीच में कुछ समय के लिए सेटबैक पहुंचा था, लेकिन आज भी बहुत से कंट्री हैं जहां पे हमारे वैज्ञानिकों ने जाकर उनकी देश की तरक्की में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आज वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज जहाँ पे बिल्कुल खेती नहीं थी और बिल्कुल ज्ञान नहीं था, तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वहाँ जाकर उनकी खेती, उनको ज्ञान दिया है। और आज ज्ञान है तो सब कुछ है। आज छोटी छोटी बातें भी आज आपकी पैदावार को दुगना कर सकती है। तो देश के जाने माने कृषि से संबंधित उद्योगपति राम गोपाल अग्रवाल, जिनका मानना है कि G20 की बैठक के जरिए एक और जहां भारत में कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक और अनुसंधान को वैश्विक जगत तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर उद्योगपतियों के लिए रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ाने का अवसर भी मिल रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, हैदराबाद। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग को लेकर कृषि विभाग के उप संचालक कृषि कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों का कार्यक्रम हुआ, जिसमें नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के लाभों के बारे में बताया गया और जमीन और पौधों को लाभ पहुंचाने के बारे में बताया गया। इफ्को कंपनी सतना से आए रीजनल मैनेजर देवेंद्र सिंह ने बताया कि नैनो डीएपी और नैनो यूरिया तरल भारत सरकार की ओर से प्रमाणित विश्व का प्रथम स्वदेशी नैनो उर्वरक है। इनकी पौधों के लिए क्रियाशीलता और उपयोग क्षमता 85 से 90% है, जबकि सामान्यतः नाइट्रोजन उर्वरक का 30 से 40% और फास्फेटिक उर्वरकों का 15 से 20% भाग ही पौधों द्वारा उपयोग में आता है। शेष भाग मिट्टी, हवा और पानी को प्रदूषित करता है। नैनो डीएपी में इसके कणों का आकार 100 नैनोमीटर से भी कम होने के कारण ये बीज जड़ की सतह से या पत्तियों और अन्य क्षेत्रों के माध्यम से पौधों में आसानी से प्रवेश कर
पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। नैनो उर्वरक परंपरागत डीएपी यूरिया से अधिक सस्ता होने के कारण किसानों के लिए किफायती है। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण में भी इनके उपयोग से कमी आएगी। साथ ही साथ बॉटल रूप में होने के कारण इनके भंडारण, परिवहन में भी आसानी होती है। नैनो डीएपी तरल की 5 ml मात्रा प्रति किलोग्राम बीज उपचार के लिए पर्याप्त होती है। धान फसल में पौधा उपचार हेतु 5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर उपचारित किया जाता है। नैनो यूरिया 2-3 ढक्कन प्रति टंकी छिड़काव के लिए मात्रा पर्याप्त है। नैनो डीएपी 4 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर बीज अंकुरण के 35 से 40 दिन बाद पहला छिड़काव और 55 से 60 दिन बाद दूसरा छिड़काव फ्लैट पैन या फिर कट नोजल से सुबह या शाम के समय करना चाहिए। छिड़काव के 12 घंटे के अंदर यदि बारिश हो जाए तो दोबारा छिड़काव कर देना चाहिए। कृषि प्रधान देश भारत की 65% से अधिक की आबादी आज भी गांवों में बसती है। गांव में रहने वाली विधवा महिला किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जयपुर के रामजीपुरा कला में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस सप्ताह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान समाज में हाशिए की जिंदगी जी रही महिलाओं को महिला शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी ओपी यादव की ये रिपोर्ट। देश में महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए वैसे तो कई तरह के कार्यक्रम और योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन गांव में रहने वाली खेतिहर महिला किसान जो विधवा होने का दंश झेलकर समाज में हाशिए की जिंदगी जी रही हैं, उनके आत्मसम्मान और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए समाज को जागरूक करने के मकसद से जयपुर की रामजीपुरा कला ग्राम पंचायत द्वारा लुम्बा इंटरनेशनल फाउंडेशन के सहयोग से महिला शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 260 महिला शक्ति किसानों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा, सीकर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर मोहनलाल यादव व तेजस्विनी नारी शक्ति के नाम से विख्यात समाज सेविका सुरिंदर कौर ने साड़ी व मिठाई भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की शुरुआत करने वाले प्रवासी भारतीय व ब्रिटेन के सांसद लॉर्ड राज लुम्बा के संदेश से हुई, जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने पढ़कर सुनाया। शर्मा ने कहा कि मानवीय सरोकारों से जुड़े इस तरह के कार्यक्रम ग्रामीण भारत में हाशिए की जिंदगी जी रही महिलाओं के आत्म गौरव को बढ़ाने का माध्यम बनेंगे। लुम्बा फाउंडेशन ने 2005 में यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में लॉन्च किया था। हमारे अथक अभियान के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में अपनाया। वे विधवाओं की मदद करने और दुनिया भर में विधवाओं की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक प्रभावी दिन है। समारोह में मौजूद सीकर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर मोहनलाल यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना संस्कारों का हिस्सा रहा है, इसलिए आज की युवा पीढ़ी को अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। ऐसे जो दिवस आयोजित होते हैं उसमें हमारी महिलाओं की शक्ति बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े, उनको हम सब लोग मिलकर उनके आत्म स्वाभिमान को बढ़ाएं, उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और उनको प्रेरित करें ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। कार्यक्रम में मौजूद तेजस्विनी नारी शक्ति के नाम से विख्यात समाज सेविका सुरिंदर कौर ने कहा कि ये माता बहनें ग्रामीण भारत की नारी शक्ति के प्रतीक हैं। इनके जीवन संघर्ष से नई पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। सुरिंदर कौर ने महिलाओं के सेवार्थ कार्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं, आपकी हेल्प करेंगे। आपने मेहनत जरूर करनी है, मेहनत वाला जरूरी है कि आपके मन में आए। आप अपने बच्चों को भी शिक्षा यही देनी है और जो आपको मुश्किलें आएगी हम आपके साथ हैं, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। कार्यक्रम के दौरान रामजीपुरा कला उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता राधेश्याम बगवाडिया ने अतिथियों का आभार जताते हुए कहा कि शिक्षा हमें संस्कार देती है, इसलिए आज की पीढ़ी को व्यावहारिक शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना जरूरी है। विश्व भर में जितनी भी विधवा माता बहनें हैं तो उनके कल्याण के लिए अपन कुछ करें। किसी को निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी निराश होकर अपने जीवन का जो आनंद है वो खत्म हो जाता है। कार्यक्रम में मौजूद महिला शक्ति ने भी अपने विचार रखे।
सब कुछ हीरो राम हमारा सब जोड़ बनाना कोटा का बेटा पोता सब कुछ हीरो साड़ी में और वो कुरकुरिया खा बाला सबको काम करे जे मिली जे और मिठाई मिली जे मन बढ़िया लगी और साड़ी मिल गई, बहुत सुविधा कर दी। साड़ियाँ मिल गई, अच्छा काम हो रहा है, इज्जत करी अच्छी महिला की, बढ़िया स्वागत करे माँ को, अच्छी साड़ी मिली। समारोह में ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव सहित पंचों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने भी अपने विचार रखे और समाज में क्षीण होते संस्कार और मानवीय सरोकारों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम न केवल समाज में हास्य की जिंदगी जीने वाली ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि नारी शक्ति का सम्मान कर उन्हें प्रेरणादायी कैसे बनाया जाए इसकी प्रेरणा भी देते हैं। ओपी यादव, टीडी न्यूज, रामजीपुरा कला। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। तो किसान इस मौसम में किस तरह से अपनी खेती का ख्याल रखें, आइए देखते हैं। पश्चिमी पंजाब में इस समय किसान धान की नर्सरी लगाएं। वहीं पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाके में इस समय धान की रुपाई कर सकते हैं। यहाँ ये समय भिंडी और लोबिया की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। पंजाब के मैदानी इलाकों में इस मौसम में कपास में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान बचाव के लिए फसल के चारों ओर की खरपतवार को साफ करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में अगेती फूल गोभी, भिंडी और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ धान की नर्सरी और सीधी बुआई की गई धान के खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में ही कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा टमाटर, मिर्च और भिंडी की तुड़ाई करते रहें। वहीं पंजाब के उप पर्वतीय हिस्सों में इस समय मक्का और सोयाबीन की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ सूरजमुखी में हर 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। वहीं पश्चिमी हरियाणा के किसान मौजूदा मौसम को ध्यान में रखते हुए बाजरे की बुआई करें। पश्चिमी हरियाणा में ही कपास में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पूर्वी हरियाणा में मूंग में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ कपास, मूंग, उड़द, अरहर और बाजरे में सिंचाई करें। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 1 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें।
और आइए अब देखते हैं कुछ खास खबरें खास खबर में। जम्मू कश्मीर में NIA टेरर फंडिंग के मामले में अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है। शोपियां, पुलवामा, बांदीपुरा और कुलगाम जिलों में ये छापेमारी कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई आतंक से जुड़े मामलों और आतंकवादियों के सहयोगियों को लेकर की जा रही है। ओडिशा के गंजम जिले में रविवार की रात एक बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 तक का मुआवजा देने की घोषणा की गई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ जारी अभियान के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए अभियान में जुटी सभी संस्थाओं की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार लगातार युद्ध स्तर पर नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी का परिणाम है कि 2006 से 13 के बीच जहां 768 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई थी, वहीं 2014 से 24 में 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। उत्तराखंड में G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत 3 दिवसीय ढांचागत कार्य समूह की बैठक ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में चल रही है। बैठक में कई अहम विषयों पर वार्ता हो रही है। राजधानी दिल्ली में बिजली महंगी हो सकती है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा खरीद समझौते पर दर बढ़ाने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद दिल्ली में बिजली की कीमतों में 10% का इजाफा हो सकता है। शनिवार को प्रगति मैदान टनल के अंदर बदमाशों ने पिस्टल के बल पर कार सवार कारोबारी से 2 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बेखौफ बाइक सवार बदमाश लूट को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ किसान समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।